फोन कॉल पे ही आपको पॉलिसी बेच दी जाती है, मिस कमिटमेंट किया जाता है। ऐसे में सही तरीका क्या है इंश्योरेंस लेने का? इंश्योरेंस का जो सेक्टर है वो जितना दिखने में जो है आपको आसान लगता है, उतना जितना उसके अंदर आप घुसते चले जाइए उतना ही जटिल होता चला जाता है। लेकिन जब आप हॉस्पिटल में जाइएगा और वहाँ जब आपको पचासों तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज हम जिससे पॉलिसी लेते हैं तो पता चलता है कि वो 2 महीने बाद दूसरी कंपनी में चला गया। तो उसमें कौन सी 5 चीजें जो है एक आम इंसान को इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान रखनी चाहिए? जो हेल्थ इंश्योरेंस जिस कंपनी का भी हम ले रहे हैं वो उसमें ये शामिल है या नहीं है। अगर आप खुद से पे करेंगे तो उसी इलाज का खर्चा जो 50,000 होता है, और अगर इंश्योरेंस से करेंगे तो 1.5 लाख होता है। 90% 99% हॉस्पिटल जो है केवल हेल्थ इंश्योरेंस के चक्कर में चल रहे हैं। बीमा लोकपाल के अंदर 30 लाख तक का जो क्लेम होता है वो आप उसमें वकील करने की जरूरत नहीं होती। कि हिंदुस्तान के अंदर केवल 18% सीनियर सिटीजन हेल्थ कवर के अंदर इंक्लूड। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफे की इस बेहद स्पेशल सीरीज में। इसका नाम है मनी प्लांट और इसमें हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट इशू की, और इशू है इंश्योरेंस का। हम लोग अक्सर अपनी हेल्थ का, अपनी लाइफ का और अपने व्हीकल्स का इंश्योरेंस कराते हैं, घरों का भी कराते हैं, दुकानों का भी कराते हैं। ये सोच के कराते हैं कि हम जब इमरजेंसी होगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें उसका लाभ मिलेगा, हम लोग लाइफ में रुकेंगे नहीं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी सैलरी में से, अपनी सेविंग में से इंश्योरेंस कंपनियों को प्रीमियम देते हैं, और ये सोच के देते हैं कि धीरे धीरे जो हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ये कभी ना कभी तो हमारे काम आएगा। मगर तब क्या होता है जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है, किसी की डेथ हो जाती है, और जब फैमिली क्लेम करती है तो उसको अलग अलग ग्राउंड्स पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये पूरे इंडिया में एक धंधा चल रहा है। इसको समझने के लिए और उन लोगों की परेशानियों को एड्रेस करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रमोद पंत जी। इनका 2 दशकों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और ये इसी तरह की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, और ये उपभोक्ता पंचायत नाम की मैगजीन भी चलाते हैं। थैंक यू प्रमोद जी इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। आज के टाइम पर लोग बहुत परेशान हैं। परेशानी का सबब यह है कि लोग इंश्योरेंस की वजह से लोग कह देते हैं यार कंपनी बेचने के टाइम पे कुछ और कहती है, और जब क्लेम करते हैं तब कुछ और कह देती है। वो जो हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो लोगों को पता ही नहीं चलती हैं। आपके हिसाब से क्या स्थिति है अभी इंश्योरेंस सेक्टर की? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। आज हिंदुस्तान का उपभोक्ता जो है इंश्योरेंस के मकड़ जाल से जो है बहुत ज़्यादा ग्रसित हो चुका है, बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुका है। एज ए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन उपभोक्ता पंचायत, हमने जो है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर एक जो है पैन इंडिया लेवल पे सर्वे किया और एक रिसर्च रिपोर्ट हमने प्रकाशित किया, जिसमें हमने 2700 कंज्यूमर्स का जो है सर्वे किया। अच्छा। तो उस सर्वे में ये दिक्कत हमेशा रही कि जो इंश्योरेंस का जो सेक्टर है वो जितना दिखने में जो है आपको आसान लगता है, उतना जितना उसके अंदर आप घुसते चले जाइए उतना ही जटिल होता चला जाता है। अच्छा, इसीलिए आपने मकड़ जाल बोला उसको। इसलिए ये बहुत बड़ा मकड़ जाल है। हाँ। और इस मकड़ जाल में जो उनका 80-90-100 पेज के दस्तावेज होते हैं, अगर एक बारी आपने बिना पढ़े साइन कर दिया तो आप उसके अंदर फंस गए। तो वो हिडन जो शर्तें होती है वो उपभोक्ता नहीं जानता, और ना ये कंपनियां अपने लुभावने विज्ञापनों में उस तरह की हिडन बातें जो है उपभोक्ताओं को बताती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मकड़ जाल है। इसमें कई चीज़ें छुपी हुई है। वो आपको उपभोक्ताओं को तब पता चलती है जब वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। बिल्कुल। कि वो कहाँ फंस गए, हाँ। क्यों फंस गए। ऊपरी दिखावा अच्छा लगता है कि हमने एक इंश्योरेंस ले लिया, हम तो 10 लाख 20 लाख का सिक्योर हो गए। लेकिन जब आप हॉस्पिटल में जाइएगा और वहाँ जब आपको पचासों तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, मतलब एक दवाई से लेकर होटल हॉस्पिटल के कमरे से लेकर उसमें को पेमेंट से लेकर, तो एक बहुत बड़ा मकड़ जाल है। ये बहुत एक लंबा डिस्कशन का एक विषय है, और इसमें कंज्यूमर्स को अवेयरनेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मुझे प्रमोद जी आपने बताया ये मकड़ जाल है, और सही कहा आपने, मकड़ जाल तो है। और जहाँ जिस चीज़ की शुरुआत ही अगर 100 पन्नों के टर्म्स एंड कंडीशन से हो रही है, तो उसमें कौन सी 5 चीज़ें जो है एक आम इंसान को इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान रखनी चाहिए? वो 5 चीज़ें क्या हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए किसी भी कंपनी में आज हिंदुस्तान के अंदर
बहुत बड़ा हर फील्ड में कंपटीशन है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी कंपटीशन है। कई कंपनियां हैं, उनके अपने अपने एजेंट हैं, वो आपको लुभाते हैं। आपको क्योंकि उनको बहुत मोटा कमीशन दिया जाता है। तो किसी भी कंज्यूमर्स को हमारी ये सलाह रहेगी एज ए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कि आपको अगर इंश्योरेंस लेना है तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उसमें को पेमेंट कितना है। को पेमेंट इन द सेंस कि जो पेमेंट उपभोक्ता को हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अपने आप दिया जाता है। अच्छा। तो अगर आपको मान लो 10 लाख की पॉलिसी है तो उसमें 20 से 30%, कई कई जगह तो 40% को पेमेंट है। हाँ, बिल्कुल। वो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जब आपके लंबा चौड़ा बिल आता है तब आपको समझ में आता है। अच्छा। आपको इंश्योरेंस लेने से पहले ये देखना चाहिए कि उसमें वेटिंग पीरियड कितना है। वेटिंग टाइम हम बोल सकते हैं कि कई बीमारियां ऐसी है उन्होंने 3-4 साल का वेटिंग टर्म रखा हुआ है, बट कंज्यूमर को नहीं पता। हमने तो ये पता कर लिया जी हमने अपने सीनियर सिटीजन का इंश्योरेंस ले लिया, वो सिक्योर हो गए। लेकिन वो जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, सर्जरी है या कैंसर जैसी बीमारियां हैं, वो उसके अंदर शामिल नहीं होती है और उसका लंबा चौड़ा बिल दे देते, ना हॉस्पिटल वाले बताते हैं ना इंश्योरेंस कंपनियां बताती हैं। तो इंश्योरेंस लेने से पहले वो चीज़ें कंज्यूमर को जो है भली भांति देख लेना चाहिए। आफ्टर द कोविड हेल्थ और होम जो है जो घरेलू इलाज, ये बहुत मतलब एक बहुत बड़ा इशू हो गया है, और ख़ास तौर से सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी जो बीमारियां हैं वो जो हेल्थ इंश्योरेंस जिस कंपनी का भी हम ले रहे हैं वो उसमें ये शामिल है या नहीं है। एम्बुलेंस के खर्चे ये इसमें शामिल है नहीं है। रिफिल जो है वो फैसिलिटी उसके अंदर है नहीं। रिफिल इन द सेंस कि जैसे आप मान लो दोबारा उसको टॉपअप कराना चाहते हो। अच्छा। तो उसमें वो कितनी आपको बेनिफिट। अच्छा, अगर आपकी लिमिट 5 लाख की है तो उसको आपने एग्जॉस्ट कर लिया तो उसको वापस। हाँ, वो सब चीज़ें एक कंज्यूमर को जो है देखनी चाहिए और बारीकी से देखनी चाहिए, उसके बाद ही कोई भी इंश्योरेंस जो है उसको लेना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज के टाइम पर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का जो नेक्सस है, दोनों ही आपस में बड़े कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। एक हॉस्पिटल में आप चले जाइए, आपसे डॉक्टर पूछ लेता है कि आपका इंश्योरेंस है कि आप खुद से पे करेंगे। अगर आप खुद से पे करेंगे तो उसी इलाज का खर्चा जो 50,000 होता है, और अगर इंश्योरेंस से करेंगे तो 1.5 लाख होता है। ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसको समझाइए। सर ये तो बहुत ही बड़ा एक रैकेट है, और अमूमन अगर मैं ये स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि 99% हॉस्पिटल जो है केवल हेल्थ इंश्योरेंस के चक्कर में चल रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी ये। और दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन है, इंश्योरेंस कंपनियों का और हॉस्पिटल का। जैसे ही आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो सबसे पहले फॉर्म में भरा जाता है कि आपके पास इंश्योरेंस है नहीं है। अगर आप पे इंश्योरेंस है तो आपको अलग तरह का ट्रीटमेंट होगा, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो फिर वो आपको अलग तरह का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक रैकेट है, उस रैकेट को तोड़ना में बहुत टाइम लगेगा। और मेरा ये मानना है कि जो है इंश्योरेंस के चक्कर में हॉस्पिटल्स क्या है, पेशेंट को लंबे खींच लेते हैं क्योंकि वो बिल्स उनको पता है कि वहाँ से आना है। तो ये इस रैकेट को तोड़ने के लिए अभी सरकार को बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, हम लोगों को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। तो अगर मान लीजिए, अगर क्या ये ज़रूरी है कि मैं जाके ये डिक्लेयर करूं कि मेरे पास इंश्योरेंस है? मैं अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता हूं और मैं ये डिक्लेयर नहीं करूं, मान लीजिए कैशलेस नहीं है मेरे पास, और मैं बाद में उसके थ्रू बिल देने तो क्या डिक्लाइन कर देता है? हाँ, वो एक्चुअल में आपको जब आप किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपको टीपीए को अपनी ये जानकारी देनी पड़ेगी कि हमारे पे इंश्योरेंस है, कौन सी कंपनी का है। तो उसका पूरा फॉर्म भर के अपनी कंपनी को आपको बताना पड़ेगा। तो अदरवाइज अगर आप नहीं करते हैं तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज के टाइम पर ये अक्सर लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं कि हमारा क्लेम जो कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। ठीक है, कोई बंदा अपने फैमिली मेंबर को लेकर वैसे ही कंसर्न है, परेशान होता है, किसी मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हो रहा है, कोई बीमार हो गया अचानक, तो उस केस में जो हॉस्पिटल है वो तो क्लेम भेज देता है उधर, और कंपनियां जो हैं वो अलग अलग शर्तों को लगाकर, टर्म्स एंड कंडीशन गिनाकर वो क्लेम एक तो आधा कर देती हैं। पहले जहां आपको 1 लाख रुपए का खर्चा बोलती हैं कि 50,000 रुपये मिलेगा, ये बीमारी कवर होती है, ये नहीं होती है, ये आपने 24 घंटे में
इन्फॉर्म नहीं किया, बहुत तरह की चीज़ें वहाँ पे गिनाई जाती हैं। ऐसे में एक कंज्यूमर जो है वो कैसे, उसको कौन कौन सी जानकारियाँ पता होनी चाहिए और वो कौन कौन से हथियार हो सकते हैं जहाँ पे वो यूज़ कर ले उस चीज़ को? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों के अपना कई पॉइंट अपने फेवर में रखती है और वो उनका जो फॉर्म होता है उसमें कंज्यूमर्स का साइन करवा लेती हैं। तो एक तो ये है कि जैसे आपके में कोई पहले पुरानी बीमारी है और आपने अब इंश्योरेंस लेते समय उसका जिक्र नहीं किया, तो इंश्योरेंस कंपनियों को जो है ये इंश्योरेंस एक्ट की धारा 45 के तहत ये अधिकार है कि वो आपका जो है उसको रिजेक्ट कर देगा। तो उसके तहत वो रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। और कई ऐसी सर्जरियां होती हैं जो इंक्लूड नहीं होती हैं आपकी पॉलिसी के अंदर। जैसे कौन कौन सी मोस्ट कॉमन, कौन कौन सी? कई सर्जरी कोई सी भी हो तो वो कई। अच्छा, पहले से कोई सर्जरी हो, मान लीजिए मेरा किडनी स्टोन है और मैंने अभी इंश्योरेंस लिया और मेरा उन्होंने पूछा नहीं, तो मुझे दोबारा किडनी स्टोन नहीं, होता वो है? आपको जो भी बीमारी है वो आपको पहले अपने उसमें लिखना पड़ेगा कि हमको ऑलरेडी ये बीमारी है, उसमें कॉलम भी होता है और बताना पड़ेगा। और उनकी वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी बीमारी का कितना वेटिंग पीरियड है। हर बीमारी का उन्होंने एक वेटिंग पीरियड दे रखा है और मैक्सिमम 3 से 4 साल तक का वेटिंग पीरियड है। अच्छा। मतलब 3-4 साल से पहले अगर आप इलाज कराते हैं और तो उसका वो पैसा रिजेक्ट कर देगा आपका क्लेम। अच्छा। हाँ, तो वो वेटिंग पीरियड का कंज्यूमर्स को जो है उसका अवेयर होना जरूरी है कि ये बीमारी मेरी इंक्लूड है या नहीं है, या इसमें कितना वेटिंग पीरियड है ना। तो और अगर आप जैसे मैंने बताया कि सूचना अगर आप नहीं दे पाते हो टाइमली, हॉस्पिटल में आप एडमिट हो गए, आपने अपने टीपीए को नहीं बताया और बाद में आपने इन्फॉर्म किया, ठीक है, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के कई उनके पास अपने रामबाण हैं जिसके तहत वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं। बट आप क्या कहते हैं, इसके लिए बीमा भरोसा पोर्टल है, आप वहाँ जाइए। IRDA ने बहुत अच्छा जो है वो कर रखा है। IRDA के पोर्टल में आप ऑनलाइन कंप्लेंट कीजिएगा तो वो आपका सॉल्यूशन कर देंगे। बीमा लोकपाल है, बीमा लोकपाल के अंदर 30 लाख तक का जो क्लेम होता है वो आप उसमें वकील करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं पुनः उपभोक्ताओं को बता दूं कि 30 लाख तक के क्लेम को उसमें वकील करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही बीमा लोकपाल में जाकर उसको अपना जो है बातें रख सकते हैं, अपने तथ्यों को रख सकते हैं, अपनी जानकारियों को रख सकते हैं और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियां जरूर आपको जो है आपका पूरा हक देंगे। तो ये जो है ये हर इंश्योरेंस के साथ होता है? टर्म इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस जिसमें गाड़ी बाइक सब आता है? देखिए, मैं ये बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, तो हर इंश्योरेंस का अपना अपना वो है। और IRDA ने बहुत अच्छा जो है इसमें काम कर रहा है। जितने भी गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडियाँ हैं इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वो इसलिए भी काम कर रही है कि काम करने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको बताऊं, नीति आयोग का एक रिपोर्ट आई थी 2024 की, वरिष्ठ नागरिक देखभाल सुधार रिपोर्ट। और हमें मतलब ये हैरानी होगी कि हिंदुस्तान के अंदर केवल 18% सीनियर सिटीजन हेल्थ कवर के अंदर इंक्लूड है। तो ये मतलब अवेयरनेस की कमी है एज ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा बिजनेस बाजार पड़ा हुआ है। मतलब 18% कवर्ड है, बाकी 82% कवर्ड नहीं है। तो कितना बड़ा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बाजार है। तो वो इसमें ओपनली खेल रहे हैं, खुला खेल रहे हैं। बट सरकार भी इसमें बहुत अच्छी अपनी पहल कर रही है और उम्मीद है आने वाले टाइम में अवेयरनेस होगी और हम जैसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो है इस सेक्टर में काम कर रही हैं तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी और लोग जागरूक होकर अच्छी पॉलिसियां खरीदेंगे और कंपनियां भी विवश होंगी जो है लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए। प्रमोद जी, सिचुएशन आजकल ये है कि फ़ोन कॉल पे ही आपको पॉलिसी बेच दी जाती है, मिस कमिटमेंट किया जाता है। आज जो एजेंट ना, हम लोग फेस टू फेस तो जानते नहीं है, मुझे कॉल आया फलानी कंपनी से बोल रहा हूँ, आप ये हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, इसके ये फ़ायदे हैं, और मैंने अपनी डिटेल दी, उन्होंने इंश्योरेंस करके तुरंत मुझे फ़ोन पे भेज दी। ना मेरी कोई हेल्थ चेकअप हुआ, ना मेरे से कोई डॉक्यूमेंट उस तरह से लिए गए, ना वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ क्या है कुछ नहीं लिया। बस उनका टारगेट है सेल करना। वो अपने टारगेट सेट करते हैं कि आज मुझे 10 सेल करनी है, 20 सेल करनी है, क्योंकि उनका एक पूरा इकोसिस्टम वैसा बना हुआ है। ऐसे में जहां पॉलिसियां इतनी तेजी से बेची जा रही हैं, आप एक वेबसाइट पे जाइए, हल्का सा क्लिक भी कर लेंगे तो उनका कॉल आया था तुरंत, क्योंकि वो ट्रैक कर रही हैं आपको। ऐसे में सही तरीका क्या है इंश्योरेंस लेने का? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि कौन से सही तरीके हैं जिनसे रिलायबल और सही भरोसेमंद इंश्योरेंस खरीदे जा सके? देखिए,
जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत कंपटीशन है बाज़ार में, बहुत सारी कंपनियां हैं और लोगों एक एक कंज्यूमर्स को जो है कंपनियां झट से पकड़ना चाहती हैं। उनके उनको जो है अपनी ओर खींचना चाहती हैं। तो ऐसे में हमें अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। और मेरी उपभोक्ताओं को ये सलाह रहेगी कि वो IRDA की वेबसाइट में जाएं, ऑनलाइन चेक करें और सबसे पहले कोई भी इंश्योरेंस लेने से पहले आप देखिए कि उसमें को पेमेंट कितना है। उसमें घुसने से पहले उसकी जो है मिनिमम एज कितनी है और मैक्सिमम एज कितनी है, मिनिमम प्रीमियम कितना है, मैक्सिमम प्रीमियम कितना है, उसमें वेटिंग पीरियड कितना है, कौन कौन सी बीमारियां इंक्लूड है, कौन कौन सी बीमारियां इंक्लूड नहीं है। अगर मैं 2 या 3 साल के लिए इकट्ठे उस पॉलिसी को लेता हूँ तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो वो देखिए कि कौन कंपनियां बेस्ट डिस्काउंट दे रही है जिससे कि उनको प्रीमियम में जो है थोड़ी राहत मिल सके। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें उपभोक्ताओं को देखना चाहिए और बारीकी से उनकी वेबसाइट में जाएं, उनको प्रोडक्ट को एनालिसिस करें, ऑनलाइन कंपेयर करें, एनालिसिस करें और बेस्ट अपने जो है एक्सपर्ट से पूछें। और इसके लिए मैं तो ये भी सलाह दूंगा कि हमारी वेबसाइट उपभोक्ता-पंचायत.com पे आप आइए। उसको हमने 14 कंपनियों का जो है सर्वे किया, बेस्ट कौन सी कंपनी है उसमें आप आके देखिए और बेस्ट है तो क्यों है। वो 2700 उपभोक्ताओं का एक सर्वेक्षण है और पूरी कंपनियों को हमने डेटा एनालिसिस करके कंपनियों से उनका रिव्यू लिया है कि आप बताइए कि ये सही है या नहीं है। उस आधार पे हमने उनकी रैंकिंग करी है और उसमें हमने बताया अगर ये बेस्ट है। और हर एक प्रोडक्ट हर चीज़ में बेस्ट नहीं होता, कोई एक फैक्टर में बेस्ट है तो कोई दूसरे फैक्टर में बेस्ट है। तो इसलिए इसमें बहुत अभी मतलब होमवर्क करने की बहुत ज़रूरत है कोई पॉलिसी खरीदने से पहले। बिल्कुल ठीक कहा। और आजकल जो ट्रेंड बना हुआ कि लोग गूगल करते हैं और गूगल में स्पॉन्सर्ड आता है, मतलब हर कंपनी बेस्ट है, हर कंपनी नंबर 1 क्लेम करती है। और ये बताइए कि ये जो सेटलमेंट रेशियो होता है कि हर कंपनी बताती है कि हमारा सेटलमेंट रेशियो इतना 99 पॉइंट है, 98% है ना, 96 पर। तो ये सेटलमेंट रेशियो किस आधार पर ये लोग डिसाइड करते हैं और ये देख के क्या पॉलिसी लेना वाइज डिसीजन होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, गूगल में सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी बात करी कि हम लोग गूगल में जाते हैं, जो स्पॉन्सर्ड जो क्लिक होती है वो उनकी पेड होती है, तो वो पैसा देके ऊपर आ जाती है। हाँ, वो पैसा देके चलाई जाती है। और उपभोक्ताओं को भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि स्पॉन्सर्ड वाले में आप बिल्कुल क्लिक मत कीजिएगा। आप जो है कंपेयर कीजिए, आप गवर्नमेंट की वेबसाइटों में जाइए, आप उनकी इंडिविजुअल वेबसाइट में जाके उनके प्रोडक्ट को एनालिसिस कीजिए। जो भी आप प्लान ले रहे हैं उस प्लान का पूरा जो है आप डेटा रिसर्च कीजिए कि कितना % वो आपको छूट दे रहे हैं, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। और किसी भी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। सब दिखा, मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि ये जो इंश्योरेंस का जो बाज़ार है वो दिखने में जितना आसान आपको लगता है उतना ही जितना आप अंदर घुसते जाइएगा ये बहुत जटिल है। और दोनों तरह के प्लेयर्स हैं इसमें, प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं और गवर्नमेंट के भी प्लेयर्स हैं। तो मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट कंपनी से इंश्योरेंस लेना और प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस लेने में कोई फ़र्क है? उनके एक्सपीरियंस में कुछ फ़र्क है या सर्विसेज में कुछ फ़र्क है आपके हिसाब से? देखिए, दोनों तरह के हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। गवर्नमेंट सेक्टर में एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा उनका प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। उनको हर चीज़ बारीकी से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो आज के उपभोक्ताओं के पास जो है इतना समय नहीं है, वो बचना चाहते हैं, वो बार बार ऑफिस के चक्कर लगाना नहीं चाहते। और प्राइवेट कंपनियां क्या कर रही हैं कि वो आपको आपके मोबाइल पे सुविधाएं दे दे रही हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप से भेजिए, हम आपको तुरंत पॉलिसी दे देते हैं। तो हम सुविधा के चक्कर में उस जाल में फंस जाते हैं। तो हम उसका बेसिकली हमें एनालिसिस हम नहीं कर पाते, रिसर्च नहीं कर पाते कि गवर्नमेंट सेक्टर वाला कंपनी बेस्ट है या प्राइवेट वाली बेस्ट है। हम अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपने लालच से कि हाँ भाई ठीक है, उसने बोल दिया कि हम आपको फला डिस्काउंट दे रहे हैं, हम ये डिस्काउंट दे रहे हैं, उन्होंने बोल दिया जी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट हमें व्हाट्सएप पे भेजिए, हम आपकी पॉलिसी आपको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। तो आज हम भी बहुत ज़्यादा जो है आलसी हो गए हैं। वो हम होमवर्क नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। और इसका फ़ायदा उठा रही हैं, इसका फ़ायदा ये कंपनियां उठा रही हैं, जिन्होंने बड़े बड़े अपने ऑफिस बना रखे हैं, अपने एग्जीक्यूटिव रखे हुए हैं, उनको मोटा कमीशन पे कर रही हैं। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो हम जैसे उपभोक्ता दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी होती है कि जब आप जिस एजेंट से आप ले रहे हैं पॉलिसी, अब उनके एंड पे तो ये डिटेल होती है कि इस एजेंट ने ये पॉलिसी बेची, मगर हम उसको पर्सनली नहीं जानते हैं और आए दिन ये बदल भी जाते हैं, है ना। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि पॉलिसी लेते हुए ध्यान रखनी चाहिए जब आप बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
देखिए, प्राइवेट कंपनीज के अंदर ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि आज हम जिससे पॉलिसी लेते हैं तो पता चलता है कि वो 2 महीने बाद दूसरी कंपनी में चला गया। तो 2 महीने पहले आके वो आपको बताता है कि यार ये कंपनी, फलां कंपनी बहुत अच्छी है, ये आपको ये बेनिफिट दे रही है, और जब वो उसका एजेंट छोड़ के वो दूसरी कंपनी को पकड़ लेता है तो वो उस कंपनी की बुराई करके फिर आपको जो नई कंपनी होती है उसके बारे में बताता है कि नहीं जी ये कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं। तो मेरी एज ए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हमारी उपभोक्ताओं को यही सलाह है कि बारीकी से रिसर्च कीजिए, ऑनलाइन रिसर्च कीजिए, कंपेयर कीजिए कि कौन सी पॉलिसी अच्छी है, ये सारी फैसिलिटी जो हमने पहले बताई ये कौन सी कंपनी आपको दे रही है, तो उसके हिसाब से आप अपनी पॉलिसी का चयन कीजिए। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी इसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस है उसमें 0 कर दिया है। पहले 18% होता था, तो लोगों के प्रीमियम अभी थोड़े कम हुए हैं। मगर कोई ऐसे 2-4 टिप्स आप बता सकते हैं लोगों को जो इनके काम के हों, जिससे कि प्रीमियम जो है, जो आपका एनुअल प्रीमियम है या जो आपकी ईएमआई है उसकी मान लीजिए इंस्टॉलमेंट है, वो कम हो जाए। ऐसे 2-3 टिप्स अगर आप बता सकें जो प्रैक्टिकल हों। हाँ बिल्कुल, इसमें एक तो मल्टी ईयर पॉलिसी होती है। अच्छा। जैसे आपने कोई पॉलिसी 2 या 3 साल के लिए इकट्ठे उसका प्रीमियम किया तो भरा है, तो उसमें आपको 10 से 15%, 20% तक की छूट है। तो वो आपको एजेंट या वो नहीं बताएगा, आप उनकी वेबसाइट में जाके देखिए कि वो अगर हम 3 साल का प्रीमियम इकट्ठे भर रहे हैं तो वो कितना जो है हमें फ़ायदा हो रहा है। अगर मैं 1 साल का भरता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे को 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, और 3 साल के अगर मेरे को 2 या 250 या 250 देना पड़ रहा है, तो मैं 3 साल का प्रेफर करूँगा। तो ये हमें अवेयर होकर देखना चाहिए कि अगर हम 3 साल का लेते हैं तो कितना डिस्काउंट है, 1 साल में कितना है, 5 साल में कितना है। एक वेलनेस रिवॉर्ड होता है जो रिन्यूअल के टाइम छूट दी जाती है, नो क्लेम बोनस जिसको बोलते हैं। जी, तो वो हमें देखना चाहिए कि वो कितना मिल रहा है। सुपर टॉपअप प्लान होता है, तो इसमें जो है मैक्सिमम 50% तक का कंज्यूमर को फ़ायदा हो सकता है। ये कैसे, मतलब क्या होता है ये कुल प्रीमियम का 40 से 50% तक कम होता है। छोटे बेस कवर के लिए एक सुपर टॉपअप प्लान कई कंपनियां चलाती हैं। अच्छा। तो वो हमें बार बार देखना चाहिए, ठीक है। और फेस्टिवल स्कीम्स होती है, अच्छा, तो वो भी देखना चाहिए। तो इस तरह क्या कहते हैं, कंज्यूमर को थोड़ा सा अगर हम अवेयर रहें तो हम अपने प्रीमियम को बचा सकते, बेस्ट पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें कि सब कुछ इंक्लूड हो। अभी आपने बताया कि आपने एक सर्वे किया है सीनियर सिटीजन्स पे, और इंडिया में 18% सीनियर सिटीजन ही कवर हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे, और ये एक ऐसी एज है जहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट की तरफ देखा जाए तो गवर्नमेंट से जो भी इंश्योरेंस मिलते हैं वो नहीं के बराबर हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत ख़राब है, प्राइवेट अस्पताल लूटते बहुत हैं। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बड़ा एक सेफ्टी नेट बन जाता है। तो उन जो सीनियर सिटीजन हैं जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे, कैसे अपने आप को कवर कर सकते हैं? कईयों का पैसा नहीं है, कईयों की डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर है, तो ऐसे में कोई स्कीम्स हैं क्या जिनके थ्रू सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं वो अपने आप को सिक्योर कर पाएँ हेल्थ वाइज? देखिए, ये सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा इशू रहा है। और जब हमने अपना ये सर्वे किया, उपभोक्ता पंचायत.com ने जब अपना ये सर्वे किया, तो हमें कई चीज़ें इसमें देखने को मिली। जवानी की अवस्था में जो है मध्यम परिवार का आदमी अपना इंश्योरेंस नहीं करवाता, प्रीमियम के डर से बचना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो उसको बीमारियां जो है पकड़ने लग जाती हैं। और रिटायरमेंट के बाद हिंदुस्तान के अंदर मिडिल क्लास फैमिली का जो है सीनियर सिटीजन, या तो वो अपने बेसिक जो उसकी जमा पूंजी है उसके ऊपर डिपेंड है, या उसको जो थोड़ा बहुत पेंशन मिल रही है उसके ऊपर डिपेंड है, या फिर वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ऐसे में क्या है कि वो पहले तो इंश्योरेंस लेता नहीं है, जब बीमारियां पकड़ने लग जाती हैं तब वो इंश्योरेंस की तरफ भागते हैं कि यार कुछ हमें राहत मिल जाए। तो ऐसे में राहत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें सीनियर सिटीजन्स को ये चाहिए कि अगर वो कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो जो है वो ये देखें कि उसमें मिनिमम एज कितना है, मैक्सिमम एज कितनी है, और उनकी एज कितनी है, प्रीमियम को वो करें, कैलकुलेट करें। लो जो है इंश्योरेंस की राशि कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, तो उसको वो ध्यान में रखें। अच्छा, हमें ये भी लालच नहीं करना है कि हमने 30 लाख की पॉलिसी ले ली तो हम तो 30 लाख तक के हम कवर में आ गए। उसके लिए हमें उसके अंदर का लूप पॉइंट जरूर देखना है कि उसमें को पेमेंट कितना है, वेटिंग पीरियड कितना है, ठीक है, होम हेल्थ केयर है या नहीं है, एम्बुलेंस फैसिलिटी है या नहीं है। तो बहुत बारीकी से हर चीज़ को देखने की ज़रूरत है।
और कोई ऐसी स्कीम्स हैं एक दो जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हो जो इनको हेल्प आयुष्मान देखो, ये भारत सरकार ने बहुत अच्छी पहल करी, जो 70 साल तक के वृद्धों को जो है आयुष्मान के तहत जोड़ा। और ये मतलब हेल्थ, सीनियर सिटीजन हेल्थ के अंदर जो है क्रांति का इसने काम किया है, जिससे प्राइवेट कंपनियों को भी जो है कंपटीशन में दौड़ने के लिए बहुत अपने में बदलाव वो धीरे धीरे लेके आ रही है। तो आयुष्मान के बारे में ये शिकायत रहती है कि इसकी एलिजिबिलिटी ऐसी है, बनता ही नहीं, आयुष्मान कार्ड बनाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है, आयुष्मान कार्ड बनवाना कितना टफ है? क्योंकि उसमें बहुत सारी, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपके पास कच्चा घर होना चाहिए, आपके पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए, आपके पास ये नहीं होना चाहिए, आपकी इनकम इतनी कम होनी चाहिए। देखिए, सरकार का ये जो है उद्देश्य है कि हर गरीब आदमी को जो है इसका फ़ायदा मिले, और उसीलिए सरकार ने कुछ उसमें अपने नियम कायदे बनाए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि उसमें फ़ायदा नहीं मिल रहा, हमने जो सर्वे किया उसमें कई आयुष्मान कार्ड धारकों को जो है उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। अच्छा, तो सिर्फ आयुष्मान भारत ही एक योजना है जिसमें कि फ्री में आपको 5 लाख तक का इलाज मिल सकता है। इलाज और अभी जो 70 साल के ऊपर के लोग हैं वो तो ऑटोमेटिकली आयुष्मान में आ जाते हैं, उनको कार्ड नहीं बनवाना कार्ड पड़ता नहीं बनवाना है ना, तो ये एग्जाम्पशन है। अच्छा, तो दूसरा ये मुझे ये बताइए कि कैसे कंपनियों के साथ ऐसे कोई 2-4 टिप्स हो सकते हैं क्या, जो कि जैसे मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार या आपका फैमिली मेम्बर या आप खुद ही मान लीजिए हॉस्पिटलाइज हैं और टीपीए डेस्क को आप भेज देते हैं और उधर से रिजेक्शन पे रिजेक्शन आ जाते हैं, उनसे डील करने का क्या तरीका है? हाँ, वो जैसे मैंने पहले बताया, आप बीमा लोकपाल के में जा सकते हैं, आईआरडीए में शिकायत कर सकते हैं। जिस कंपनी का आपने इंश्योरेंस लिया है उनको जो है ईमेल के जरिए या उनके कस्टमर केयर नंबर आपके पास पहले से होना चाहिए। तो किसी भी हॉस्पिटल में जाने से पहले ये सब जानकारियाँ उपभोक्ताओं के पास अपने पास जो है अब उनके मोबाइल पे या उनके पास लिखित होनी चाहिए कि अगर मेरा इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है तो मैं क्या करूँ। ये होमवर्क उनको हमें पहले ही करके जाना चाहिए। तो आपके हिसाब से टर्म इंश्योरेंस आजकल एक नया टर्म आया है, कितना ज़रूरी है अपनी लाइफ को सिक्योर करना? और कई लोग डिले करते रहते हैं कि देखा जाएगा बाद में, जब होगा जब देखा जाएगा। तो आपके हिसाब से इंश्योरेंस है कितना ज़रूरी? देखिए, वैसे इंश्योरेंस का होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई बीमारी किसी भी इंसान को अगर पकड़ ले और एक मुफ्त इलाज के लिए 2, 4, 5, 10 लाख रुपया एक आम आदमी को जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बिना पैसे के कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल आपको अपने चौखट के अंदर नहीं घुसने देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है देश में। और मेरा ये मानना है कि अवेयर होके, जागरूक होके, अपना होमवर्क करके एक बेस्ट पॉलिसी आज के डेट में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उपभोक्ताओं को ले लेनी चाहिए, समय पर ले लेनी चाहिए। और कौन सी सही एज है आज के टाइम पर इंश्योरेंस खरीदने की? देखिए, इंश्योरेंस तो जितनी कम उम्र में आप करते हैं तो उतना आपको बेनिफिट मिलता रहता है। जितनी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी, आपके इंश्योरेंस में प्रीमियम उतना बढ़ता चला जाएगा। कई बीमारियां जो है वो उससे आप दूर चलते चले जाओगे। तो बेस्ट तो ये है कि जितनी जल्दी आप ले सकें तो वो सबसे बेस्ट एज होती है। उसमें क्या कहते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि 40-50, बेस्ट एज जब आप ले लो कम से कम उम्र में, और उससे आपको लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेगा। और उसमें कंपनी ऐसी देखिए कि जो कंपनी लॉन्ग टर्म तक चल सके। ये जो एक वो आता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है, आप पॉलिसी कराते हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट आपको भेजते हैं, बड़ी बुकलेट होती है, उसको कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए? कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए उस चीज़ में कि हाँ हमने ये पढ़ लिया? और पढ़कर डॉक्यूमेंट साइन करना कितना ज़रूरी है? देखिए, एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते ये हमारा सबसे पहला अधिकार है और कर्तव्य भी है कि हम किसी भी दस्तावेज में हस्ताक्षर करने से पहले, क्योंकि हस्ताक्षर करना मतलब कि हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, हम उनकी शर्तों को मान रहे हैं, तो हमको हर एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ना चाहिए। जो ना समझ में आए उस एजेंट से पूछना चाहिए, कंपनी से पूछना चाहिए, या आपके जो एक्सपर्ट है उनसे सलाह लेना चाहिए। तो ये मेरा मानना है कि किसी भी दस्तावेज में, चाहे वो हमें आलस नहीं करना चाहिए कि वो 10 पेज या 100 पेज या 200 पेज का है। हर एक पेज को बारीकी से पढ़ें, उसको समय लगाएं, अपना होमवर्क करें, समझ में ना आए अपने एक्सपर्ट से पता करें, उसके बाद ही उसको भरें, उसमें अपना हस्ताक्षर करें। और ये जो एजेंट होते हैं ये बहुत दबाव बनाने लगते हैं कि सर ये आज ही तक ऑफ़र है, ये जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है ये अगले 6 घंटे तक ही मिल रहा है, कल ये महंगी हो जाएगी पॉलिसी। ऐसे में इंसान प्रेशर में आके साइन कर देता है। देखिए, ये
एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, एक उनका अपना पॉलिसी बेचने का एक तरीका है। दूसरा, वो उपभोक्ताओं को अवेयर नहीं होना देना चाहते कि ये सारी अंदर की लूप पॉइंट पढ़ ले। अगर वो सारी चीज़ें हम पढ़ के हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम उनकी पॉलिसी नहीं खरीदेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे दूसरी कंपनी कौन सी है, हम उनसे दूसरी कंपनियों का पूछेंगे या अपने शुभचिंतकों से पूछेंगे या गूगल की मदद लेंगे। तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि लोग बिना पढ़े उसमें साइन कर दें और उनके मकड़ जाल के अंदर फंस जाएं। अच्छा, दूसरा, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी कंपनी इस वजह से भी डिक्लाइन कर देती हैं क्योंकि आपने पॉलिसी लेने के टाइम पर कई चीज़ों को छुपा लिया होता है। ये सही प्रैक्टिस है क्या? कई लोग बोलते हैं, कई लोग स्मोक करते हैं, बताते नहीं कि हम स्मोक करते हैं। कई लोग ड्रिंक करते हैं, पॉलिसी के टाइम पे बताते नहीं कि हम ड्रिंक करते हैं। पॉलिसी तो उनको मिल जाती है, क्या वो आधार बनता है जब बाद में क्लेम के लिए चीज़ें जाती हैं तो वो आधार बनता है क्लाइंट का? कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कंपनियों ने रखा है, उसमें अपना वेटिंग पीरियड रखा हुआ है कि इस बीमारियों के लिए 18 महीने, इसके लिए 24, इसके लिए 36। लेकिन एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते जो भी दस्तावेज में हमसे सवाल पूछे जाते हैं, हमें उसका सही सही जवाब देना चाहिए ताकि इन भविष्य में जो है कोई भी कानूनी दिक्कत जो है उपभोक्ता के ऊपर ना हो। और छुपाने से जो है तथ्य छुपते नहीं है, वो देर सवेर पकड़ में आते हैं। और उसमें बताने में कोई जो है वो भी नहीं है कि हमने अगर छुपा दिया तो बहुत बड़ा महान काम कर दिया। तो मेरा ये सलाह रहेगी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी इस चैनल को देखेंगे कि आप जो भी दस्तावेज भरें इंश्योरेंस लेते समय या कोई किसी और भी दस्तावेज में सही जानकारी दें, बिल्कुल भी एक भी जानकारी न छुपाएं। ठीक है, तो थैंक यू सर प्रमोद जी, ये सारी जानकारियाँ हमसे शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के काम की बात लगी होगी। और आप जब भी एक तो इंश्योरेंस ज़रूर लें, चाहे हेल्थ का हो, चाहे लाइफ का हो, चाहे अपने व्हीकल, जैसे मैंडेटरी है व्हीकल के लिए इंश्योरेंस लेना, उसके बिना आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वैसे ही ज़रूरी होना चाहिए हमारी लाइफ का इंश्योरेंस लेना। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आपको कुछ हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाती है, तो वो इंश्योरेंस जो है वो आपके लिए एक हेल्प बन के आता है, आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए हेल्प बन के आता है और वो बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो इंश्योरेंस ज़रूर लें, मगर उसको लेने से पहले अपना होमवर्क बहुत अच्छे तरीके से करें। आज के टाइम पर इंटरनेट पर हर तरह के आप रिव्यूज़ पढ़ें, कंपेयर करें, उनके एक्सपीरियंसेस लोगों के पढ़ें कि लाइव जो क्लेम लेते हैं तो उस टाइम पर कैसे कैसे एक्सपीरियंस होते हैं। वो सारा होमवर्क करने के बाद आप डिसाइड करें कि आपको इंश्योरेंस कहाँ से लेना है। किसी की मिस कमिटमेंट पर, मिस सेलिंग पर ना जाएं। जो ज़्यादा सस्ता होगा, जो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, समझ लीजिए वही सबसे खतरनाक है, वहीं पे झोल है, वही मकड़ जाल है। और बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी इस मार्केट में है, तो इसलिए हमें आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और कभी भी सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर इंश्योरेंस कभी ना लें। क्यों प्रमोद? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बातचीत आपको कैसे लगी? कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। कोई सवाल हमसे छूट गया हो जो हम नहीं पूछ पाए तो वो भी बताएं ताकि हम अगले पॉडकास्ट में इसको कवर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।